भारतीय कॉमिक बुक्स की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हो गए हैं जिनके बिना कॉमिक बुक्स का परिचय अधूरा है। जिस प्रकार भारतीय सिनेमा की बात हो तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान का नाम आता है। क्रिकेट की बात हो तो सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। बिल्कुल वैसे ही अगर कॉमिक बुक्स की बात हो तो अनुपम सिन्हा का नाम आता ही है। अनुपम सिन्हा सर, उनका जो कंट्रीब्यूशन है कॉमिक बुक के लिए वो काफ़ी बड़ा है। उन्हीं की वजह से आज हम सुपर कमांडो ध्रुव जैसे के हीरो को मतलब जो मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग था वो मेरे सामने प्रेजेंटेड है। अनुपम सिन्हा का नाम कॉमिक्स की दुनिया में कहें तो एक बड़े मतलब शान शौकत के साथ उनका नाम लिया जाता है, बहुत अदब के साथ उनका नाम लिया जाता है। वो वही एक ऐसा इंसान है जिन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव को बनाया था। और उस जमाने की बात करूं, मेरी जो जनरेशन है, दूरदर्शन पे शक्तिमान आया करता था और शक्तिमान के बाद जो है एक नया प्रयोग किया गया था आर्यमान को लेके। वो पूरा का पूरा एक्शन वाला जो है एक मतलब हीरो को दिखाते थे, सुपर हीरो को। कॉमिक्स की बात करें तो सुपर कमांडो ध्रुव जो है उसने शुरुआत की थी एक्शन में, जो कॉमिक्स का पूरा फ्लेवर है वो लेके अनुपम सिन्हा लेके आए थे। उन्होंने अच्छा प्रयोग किया था और लोगों मतलब जो बच्चों के बीच काफी फेमस हुआ था ये कैरेक्टर। भारतीय कॉमिक्स जगत का एक जाना माना नाम जो अपनी कहानियों और इलस्ट्रेशंस के लिए बेहद पसंद किया जाता है। पिछले 35-40 सालों से भी ज्यादा समय से ये आर्टिस्ट इंडियन कॉमिक बुक्स में अपना कंट्रीब्यूशन बिना रुके बिना थके लगातार दे रहे हैं। ऐसे न जाने कितने आर्टिस्ट होंगे जो इनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना सुपर कमांडो ध्रुव हजारों पाठकों के दिलों में राज करता है। जब मेरे को इन सारी चीजों के बारे में पता चला तो मल्टीपल कैरेक्टर्स जो है भाई पढ़ता था, पर उसमें से एक कैरेक्टर था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, वो था सुपर कमांडो ध्रुव। उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि सुपर कमांडो ध्रुव के पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी और सुपर पावर्स ना होने के बावजूद भी वो सिर्फ अपने दिमाग से सिचुएशंस को हैंडल करता था, जो कि उसकी सबसे अच्छी बात है और इसीलिए वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर था। मुझे याद है मैं करीब 13-14 साल की रही होंगी जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉमिक बुक्स पढ़नी शुरू करी थी और उसमें भी ध्रुव की कॉमिक बुक मैंने सबसे पहले पढ़ी थी। आई रिमेंबर, क्योंकि मुझे रीडिंग का इतना शौक था तो मुझे कॉमिक बुक हो या स्टोरी बुक हो जो मिल जाए मैं सब पढ़ने की चाह रखती थी। तो ध्रुव की कॉमिक बुक में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती थी, उसकी एक एबिलिटी थी टू कम्युनिकेट विद एनिमल्स एंड बर्ड्स। वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी क्योंकि मैं बहुत ही ऐसे इंसान हूँ जो ऑब्जर्व करने में बहुत विश्वास रखती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो उसकी पावर है, मतलब वो सुपर पावर थी उसके लिए कि वो कम्युनिकेट कर सकता है एनिमल्स से और बर्ड्स से। इट इज़ वेरी ऑब्जर्वेशनल। अगर आप देखो तो उसमें बहुत डेप्थ है उस चीज़ में। मेरे जैसे सैकड़ों फैंस ने अपना बचपन अनुपम सर के आर्टवर्क को ड्रॉ कर करके बिताया है। आलम यह है कि हर नया आर्टिस्ट, राइटर और पब्लिशर एक न एक बार तो उनके साथ काम करने का सपना देखता ही है। अगर अपनी बात करूं तो अपने बचपन में मैंने सुपर कमांडो ध्रुव को हमेशा अनुपम सर के आर्टवर्क में ही देखा है। नागराज को भी प्रताप मलिक जी के बाद अनुपम जी ने ही सबसे ज्यादा लंबे समय तक आगे बढ़ाया। चाहे भारतीय कॉमिक बुक्स का गोल्डन एरा हो या डाउनफॉल या फिर ये रिवाइवल एरा, अनुपम सर की पेंसिल कभी नहीं रुकी। आज की डेट में अनुपम सर का आर्ट वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल आर्टवर्क्स में से है अमंग द फैंस। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी बड़ी शख्सियत की तरह अनुपम सिन्हा को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। जितना बड़ा सच ये है कि हम सब सर के फैंस हैं, उतना ही बड़ा सच ये भी है कि उनके आर्टवर्क को कई रीडर्स समय के साथ अपग्रेडेड नहीं मानते हैं। मैं समझता हूँ कि अनुपम सिन्हा साहब बहुत ही परफेक्ट कलाकार हैं, लेकिन उनके आर्ट वर्क में जो है उनके आर्ट वर्क में कमी निकालना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक कुछ ऐसे पहलू हैं जो उसको अरोचक या लेस पॉपुलर बनाते हैं, वो मुझे महसूस होता है कि ओवर क्राउडिंग है और उस ओवर क्राउडिंग के निश्चित कारण हैं। वो कारण ये है, मैंने जैसा कहा कि ऐसा महसूस सिनेमेटिक व्यू देते हैं जिसमें कि बहुत सारे करैक्टर एक साथ आते हैं, बहुत सारे कन्वर्सेशंस होते हैं, तो इसलिए जो है वो इनके करैक्टर जो हैं वो हो सकता है कि नए जनरेशन को उतना ना समझ में आ पाते हो, ना आ पा रहे हो। I guess I'm addressing the elephant in the room, but this is true. समय के साथ जैसे जैसे नए आर्टिस्ट ने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, वैसे ही उनके आर्टवर्क्स का कंपैरिजन भी हुआ है। जहां एक तरफ कुछ फैंस आज तक विदाउट एक्सेप्शन अनुपम सर के आर्टवर्क को पसंद करते आए हैं, वहीं दूसरी तरफ
कुछ ने उनके आर्टवर्क को नापसंद भी किया है। मेरा मानना है कि ये कंप्लीटली नेचुरल है और हर आर्टिस्ट के साथ ये होता है। इस पसंद नापसंद के मुख्य केंद्र में रहा है नागराज। जी हाँ, कुछ फैंस का मानना है कि एक समय के बाद विश्व रक्षक नागराज का आर्टवर्क, जो हमेशा से अनुपम सिन्हा सर ने ही संभाला, और उसकी स्टोरी टेलिंग बेहद कॉम्प्लेक्स और रिपीटेटिव हो गई, जिसकी वजह से फैंस अपनी अपनी पसंद में बट गए। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो नए रीडर्स के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी और मेरे जैसे रीडर्स जो 90s के उस दौर से गुजरे हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनके लिए ये एक नॉस्टैल्जिक जर्नी होगी। सो एक सेकंड के भी हजारवें हिस्से को ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। नागराज राज कॉमिक्स का सबसे बड़ा सुपर हीरो रहा है। उसकी कहानी और आर्टवर्क हमेशा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले और वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट को ही मिलती है। एक लंबे समय तक नागराज को प्रताप बुले जी ने बनाया, जो कि विदाउट अ डाउट एक बेहतरीन और लेजेंडरी आर्टिस्ट रहे हैं। अनुपम सिन्हा जी और नागराज का साथ खजाना सीरीज से शुरू हुआ, जिसकी पहली कॉमिक्स थी शकुरा का चक्रव्यूह। ये सीरीज कई रीडर्स इंक्लूडिंग मी और स्वयं नागराज के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई, जिसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नागराज को एक ओरिजिन स्टोरी दी गई, उसको एक स्थायी शहर दिया गया, नई शक्तियों में इजाफा हुआ और सीरीज का अंत आते आते पहली बार नागराज को मिली एक अल्टर ईगो रिपोर्टर राज के रूप में। मेरे लिए आज भी खजाना सीरीज स्पेशल है। इस सीरीज की शुरुआत होती है विसर्पी की शादी के अंत से, जिसमें नागद्वीप को हमेशा के लिए छोड़कर नागराज निकल पड़ता है अपने सपनों के मंदिर की खोज में, इस बात से अनजान कि कहीं एक गुप्त जगह पर सुपर विलेंस और विश्व आतंकवाद के सदस्य नागराज को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं और एक एक करके उससे टकराते चले जाते हैं। जादूगर शकुरा इनमें से सबसे पहला था। यह पहली बार था कि रीडर्स को नागराज अनुपम सिन्हा के वर्जन में देखने और पढ़ने को मिला था। ऑलवेज रिमेंबर दिस वाज द मिड 90s टाइम और राज कॉमिक्स अपने चरम पे थी। ऑफ कोर्स ये कहना गलत नहीं होगा कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव वर द मनी मेकर्स ऑफ राज कॉमिक्स, द बिगेस्ट सुपर हीरोज, और इन दोनों की बागडोर अनुपम सिन्हा के हाथों में रही। आफ्टर द खजाना सीरीज राज कॉमिक्स और अनुपम सिन्हा ने कई और एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि 2-in-1 का चलन शुरू हुआ। कॉमिक बुक पेजेस की संख्या 55-60 से बढ़कर 90-100 तक आ जाने लगी। कहानियां लंबी हो गई और एक ही कॉमिक बुक में खत्म होने लगी। शुरुआत में ये एक शानदार और बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेंड साबित हुआ, जिसकी शुरुआत हुई थी राजनगर की तबाही से। जी हाँ, इसकी सफलता की कहानियां लेजेंड्स के रूप में आज भी सुनी जा सकती हैं। मैं लगभग 6 से 7 साल का था उस टाइम, जब मेरा भाई कॉमिक्स पढ़ा करता था। तो मुझे इतना तो नहीं मालूम था इसके बारे में, बट हाँ, जब मैंने अपने भाई को देखा पढ़ते हुए तो फर्स्ट टाइम मैंने ये कॉमिक्स देखी, तो इसी को मैंने पहली बार पढ़ना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज भी कुछ है। फिर जब कभी मैं बाहर जाया करता था मार्केट वगैरह, तो मेरे को हर बुक स्टोर में, जैसे बस स्टैंड चले गए या कहीं रेलवे स्टेशन चले गए, तो वहां पे मेरे को ये बुक मेरे को हमेशा मिलती थी। दिस कंटिन्यूड विद प्रलय, विनाश, तानाशाह और किसी भी हॉलीवुड सुपर हीरो मूवी की तरह हम भी अपने सुपर हीरोज को 2-in-1 कॉमिक बुक्स में देखने लगे। एंड अकॉर्डिंग टू मेनी, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। हर कॉमिक बुक्स के साथ साथ पहले से ज्यादा बड़ी और जटिल स्टोरी और चैलेंजेस दिखाए जाने लगे। आइडिया ये था कि एक कॉमिक बुक में एक कंप्लीट एक्शन पैक्ड एपिक नॉवल की फील दी जाए, लेकिन इससे इन सुपर हीरोज, स्पेसिफिकली नागराज का कैरेक्टर, उसकी पावर्स कॉम्प्लेक्स होती चली गई। एक डिवाइन स्नेकमैन से शुरू हुआ नागराज अब एक ओवरलोडेड सुपर हीरो बनता जा रहा था। इस बात पर कई रीडर्स ने अपनी अपनी सहमति जताई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनुपम जी का नागराज एंटरटेनिंग नहीं था, मगर जिस नागराज को देखकर और पढ़कर हम बड़े हुए हैं, उसमें और आज में बहुत अंतर है। अब का नागराज बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। कईयों के मुताबिक
इन सभी शक्तियों के साथ दिखाई जाने वाली स्टोरीज भी कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। लेकिन इन सभी पॉइंट्स के बावजूद बहुत से रीडर्स ये पसंद भी कर रहे थे। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि ये सभी एक्सपेरिमेंट्स करने की हिम्मत केवल अनुपम सिन्हा और राज कॉमिक्स में ही थी। इन सभी बातों को सोचते हुए एक चीज तो क्लियर है, चाहे कुछ भी हो, इस बात से हरगिज पलटा नहीं जा सकता कि एक आर्टिस्ट के तौर पर इतने सालों से लगातार इतनी कॉमिक बुक आर्ट और साथ ही साथ इतनी सारी कहानियां, कैरेक्टर्स, 2-in-1s, मल्टी स्टारर्स, ये सब अनुपम सिन्हा ने अकेले कर दिखाया। रीडर्स और फैंस चाहे उनके काम को पसंद करें या क्रिटिसाइज, लेकिन यह एक फैक्ट था, है और हमेशा रहेगा कि उन्होंने एक अद्भुत और विशाल यूनिवर्स की रचना करी है, जिसमें न जाने कितने पात्र और अलग अलग कहानियां, ओरिजिन्स और रहस्य भरे पड़े हैं। एटलीस्ट मुझे याद नहीं आता कि ऐसा और कौन सा दूसरा आर्टिस्ट है जो अनुपम सर के आर्टवर्क और उनके बनाए राज कॉमिक्स यूनिवर्स की बराबरी कर सकता है। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वाकई में ये अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड है। मिड 2000s के बाद कई नए आर्टिस्ट इंडस्ट्री में दाखिल हुए और आज की डेट में वे सभी अपना नाम कमा रहे हैं। इनमें से कई द ड्राइंग हाउस पर भी आ चुके हैं। इन सभी ने अपने बचपन से ड्राइंग सीखने की शुरुआत अनुपम सर के आर्टवर्क से ही करी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर आर्टिस्ट अलग होता है, हर किसी के अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स डेफिनेटली होते ही हैं। मेरी समझ से अनुपम सर सीनियर सिर्फ नाम से ही नहीं, उनके पीछे कॉमिक बुक्स का एक बेहद विशाल इतिहास है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस अपने आप में बेहद मोटिवेशनल हैं। सिर्फ इतना ही सोचना कि आखिर वो कितना ड्रॉ करते हैं अपने आप में हर आर्टिस्ट के लिए प्रेरणादायक है। यकीनन हर कस्टमर, हर रीडर का अपना खुद का हक है कि वो किसे पसंद करे और किसे नहीं। मुझे अनुपम सिन्हा की कॉमिक्स पहले भी पसंद थी और आज भी पसंद है। आज इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स उठाए गए वो सभी वो पॉइंट्स और क्रिटिसिज्म थे जो रीडर्स के मन में रहते हैं, और द ड्राइंग हाउस का मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही था कि एक अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ से बातों को सामने रखा जाए। एक फैन होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में अनुपम सिन्हा अगर अपने आर्टवर्क के साथ, अपनी स्टोरी टेलिंग के साथ कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करें तो सभी रीडर्स खुले दिल से उसका स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि इतने सालों बाद अब अनुपम सर ये डिजर्व करते हैं कि उनके आर्टवर्क को लेकर एक स्पेशल बुक डेफिनेटली बननी चाहिए, जैसे टाइम टू टाइम वेस्टर्न आर्टिस्ट की बनती है। डीसी, मार्वल स्वयं उनको पब्लिश करते हैं। इंडिया में ये चलन अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ है और फैंस और आर्ट स्टूडेंट्स ऐसे आर्ट मटेरियल्स को बहुत पसंद करते हैं। आई एम सरप्राइज्ड एंड अ बिट डिसअपॉइंटेड एज वेल कि राज कॉमिक्स ने आज तक ऐसी कोई किताब क्यों नहीं लॉन्च करी। सो दिस इज इट। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी अपनी क्या राय है? जो कुछ भी इस वीडियो में कहा गया, बताया गया, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? अगर नहीं तो आपके अपने क्या कमेंट्स हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.